नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात उसी अपने उत्तर प्रदेश की। जिला है मेरठ, वही पुराना जिला, नीले ड्रम वाला जिला मेरठ। मेरठ में भगवानपुर परिषदगढ़ थाना है, अगवानपुर एक गांव है। वहां पर 1 नवंबर 2025 को एक परिवार ने चौकी चितवाना, जो सबसे पास की उनकी चौकी थी परिचितगढ़ थाने की, चितवाना पहुंचकर ये बताया कि उनका बेटा राहुल कुमार कल शाम को 8 बजे ये कह के कि किसी ने बुलाया है, घर से बाहर निकला। जब आने में देर हुई, 10 साढ़े 10 बजे तक उसका फोन मिलाया गया तो फोन स्विच ऑफ गया। घर परिवार के लोगों को बताया गया, कहाँ गया, गांव इकट्ठा हुआ। तमाम उसको तलाश करने की कोशिश की गई। जहां उसके दोस्त यार रिश्तेदार आना जाना जहां था वहां देखा गया, लेकिन वहां उसका कोई पता नहीं लगा। थक हार कर घर वाले चितवाना चौकी पर गए और उसकी गुमशुदगी लिखवा दी। उसके ससुराल वाले भी आ गए, शादीशुदा था, 3 बच्चे थे। ससुराल वाले भी आ गए, उन्होंने भी देखने की बहुत कोशिश की, नहीं पता लगा। अल सुबह कोई 5 साढ़े 5 बजे कुछ लोग गांव से बाहर की तरफ जो जंगल है वहां गए और शोर मचाते हुए आए कि राहुल की लाश जंगल में पड़ी है। पुलिस को खबर की गई, परिच्छेदगढ़ की पुलिस, चितवाना चौकी की पुलिस, सारे लोग वहां पहुंचे और देखा कि वहां पर राहुल पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर 3 गोलियों के निशान हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर तीनों गोलियों के खोखे भी मिल गए। खैर, पुलिस ने फौरन जो शुरुआती कार्रवाई होती है, जो फॉरेंसिक साइंस के लोग गए थे, उन्होंने ऑडियो वीडियो फोटोग्राफ और जंगल में आने जाने के जो पद चिन्ह होते हैं, फुटप्रिंट जिसे कहते हैं, वो और बाकी और चीज़ें जो मिल सकती थी मौके पर एविडेंस के तौर पर, उन्हें इकट्ठा किया और फिर ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर हत्या की वजह क्या होगी। परिवार ने बताया कि उनकी किसी से रंजिश नहीं है और हत्या का कारण प्राइमा फेसी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल, पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की सीडीआर खंगालनी शुरू कर दी। उसमें कुछ सस्पेक्ट नंबर मिले। आसपास जो सीसीटीवी लगे हुए थे उनकी फुटेज भी निकालने शुरू की और हल्का हल्का क्लू उनको मिलने लगा। बात इस पर आई कि अंजलि, जो मृतक की पत्नी थी, उससे मृतक का पिछले 1.5 महीने से झगड़ा हो रहा था। घर वालों ने इस तरफ इशारा किया कि अंजलि का किसी से प्रेम संबंध है या अंजलि किसी से रिलेशन में है, 3 बच्चों की मां होने के बावजूद, जिसके कारण राहुल उससे पिछले 1 डेढ़ महीने से काफी नाराज रहता है और कहा सुनी भी होती है। उनके पिता, मृतक के पिता टेकचंद ने बताया कि राहुल उनका इकलौता बेटा था। उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 3 बच्चे हैं, वंश, लक्की और लवी। घर में ट्रैक्टर भी है, 6-7 बीघे जमीन भी है। आराम से उन लोगों का काम, अपनी गाड़ी भी उसने खरीद रखी है और आराम से उनका जीवन यापन चल रहा था। पैसे की और उसकी न ज़्यादा था न कम था और पूरे परिवार भर के लिए वो अपना 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 धंधा पानी, अपना खेती किसानी का काम करता था। जैसे ही ये सुराग मिला कि इसकी पत्नी का किसी से संबंध है और हो सकता है कि उस दिशा में ही ये इसका खुलासा हो सके पत्नी के संबंधों के संबंध में, लिहाजा पुलिस ने पत्नी की सीडीआर निकलवा ली। सीडीआर के एनालिसिस करते ही साफ हो गया कि मामला क्या हो सकता है। जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा बात हुई थी और कई महीनों से
सालों से जिससे सबसे ज़्यादा बात हो रही थी, दिन भर रात भर, जिसके फ़ोन पर सबसे ज़्यादा इंटरनेट की एक्टिविटी जिस टाइम स्लॉट में हुआ करती थी, उससे पुलिस को अंदाज लग गया। और फिर जब उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो ये पता लगा कि ये अजय नाम के एक आदमी, अजय नाम के एक व्यक्ति से इसकी इसके संबंध हैं या इसकी जान पहचान है। पुलिस ने फिर अंजलि को और अजय को दोनों को हिरासत में लिया, थाने लाकर पूछताछ शुरू की। बहरहाल ऐसे तो मैं बार बार कहता हूँ कि साधारण तरीके से पूछने पर तो कोई बताने से रहा कि नहीं नहीं साहब मैंने ही किया है। बहुत कम ऐसा हुआ है जब कोई इज्जत प्रतिष्ठा वाली बात होती है और आके वो या तो थाने पर खुद आ जाता है या पकड़ा जाता है तो ताल ठोंक के कहता है कि हाँ साहब मैंने मारा। लेकिन ऐसे थोड़े से व्यक्तियों को छोड़ के बाकी जघन्य से जघन्य हत्या करने वाले अपराधी यही बताते हैं कि साहब मैं बम्बई में था, मैं कलकत्ता में था, मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं क्या जानूं क्या हुआ। और जब पुलिस अपनी औकात पर आ जाती है तो तोते की तरह बोलते हैं। बहरहाल हत्या में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का तमंचा, 3 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने इन्हीं महिला और उसके प्रेमी यानी अंजलि और अजय से बरामद कर लिए। खैर फिर उसके बाद जब पूछताछ हुई तो अजय ने, जब वही पुलिस अपने पर आ गई तो अजय ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। उसने कहा अंजलि से करीब 1.5 साल से उसका अफेयर था, 1.5 साल से उसका मिलना जुलना था। मौका मिलने पर हम राहुल के घर भी चले जाते थे, ऐसा अजय ने बताया। और कई बार उसे होटल में लेकर, मेरठ में जाकर होटल में लेकर उसके साथ रहते थे। आप अंदाज लगा लीजिए कि किस तरह का संबंध इन दोनों के बीच हुआ होगा। बहरहाल 15 दिन पहले अजय ने बताया कि लगभग 15 दिन पहले अजय घर पर नहीं था। अंजलि के बुलाने पर मैं पहुंच गया और हम लोग एक साथ एक कमरे में थे ही। थोड़ी देर में अचानक राहुल आ गया। राहुल ने जैसे ही हम दोनों को एक साथ देखा उसने अपनी पत्नी अंजलि से झगड़ा करना शुरू किया। अजय ने कहा मैं तो मौका देखकर घर से भाग निकला कि ये इसने जो कुछ देखा है ये गुस्से में भी कुछ न कुछ मेरे विरुद्ध करेगा। मैं भाग लिया और वो तब अपनी पत्नी के साथ मार पीट करनी उसने शुरू कर दी और अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। बात सिर्फ 15 दिन पहले की है। और पहले दिन जिस दिन उसने देखा था राहुल ने और इसको धमकाने की, मारने की, मारा पीटा भी था, तभी से अंजलि फोन करके अजय से कहती थी कि राहुल को रास्ते से हटा दो वरना हम लोगों का मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसको हटा दोगे हम वादा करते हैं हम दोनों साथ साथ रहेंगे। और इतना सब होने के बाद भी जिस दिन उसकी मौत हुई है, जिस दिन राहुल की हत्या हुई है, उस दिन तक राहुल का और अंजलि का झगड़ा होता रहा। अंजलि ने ही पूरी योजना बनाई और राहुल को रास्ते से हटाने के लिए अजय के साथ मिलकर प्लानिंग की। अजय का कहना था कि उसने बार बार मुझे उकसाया कि इसे हटा दो। इसके बाद 1 नवंबर को साजिश करके राहुल को किसी बहाने से अपने घर बुलाया और उसके बाद बनाए गए प्लान के मुताबिक राहुल से झगड़ा करने लगा। इसी बीच राहुल के मोबाइल पर एक फ़ोन आ गया। राहुल फ़ोन पर बात करने में उलझा रहा। इसी बीच मौका मिलते ही अजय ने कहा कि मैंने अपना कट्टा निकाला, तमंचा निकाला और एक गोली सामने से मार दी। गोली लगते ही राहुल भागने लगा। मैंने राहुल का पीछा करके उसे पीछे से एक गोली मारी जिससे वो ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद फिर मैंने उसके एक गोली सीने पर मारी और उसकी मौत हो गई। मर्डर करने के बाद मैंने तुरंत वहीं लाश के पास से अंजलि को फ़ोन किया और बताया कि मैंने राहुल का काम ख़त्म कर दिया है, अब हम तुम एक साथ रहेंगे। उसके बाद वो वहाँ से भाग आया। बहरहाल पुलिस ने बड़ी मेहनत की, टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच की, पत्नी के नंबर को सर्विलांस पर लिया और फिर जब
अंजलि और अजय ने सारे इकबालिया बयान अपने दे दिए तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बहरहाल राहुल के घर की भी ट्रेजेडी जाननी आवश्यक है। राहुल घर का इकलौता बेटा था। पिता यही बताते हैं कि इकलौता बेटा था, 3 बच्चे थे, ट्रैक्टर था, 5-6 बीघे ज़मीन थी, दिन भर अपना व्यस्त रहता था, खूब घूमता टहलता भी था जब खेती का सीज़न नहीं होता था। अभी हाल में ही वो एक पॉलिटिकल रैली में लखनऊ भी गया था और उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। अब ये समझ में आ रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे थे उनके पिता की अब बच्चों का क्या करेंगे। एक बच्चा नर्सरी में है, दूसरा केजी में पढ़ता है। बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि उसके पिता के साथ क्या हुआ है या वो कहाँ चले गए हैं। जब सुबह खून से लथपथ शव मिला, घर में सब रोने लगे, तो बच्चे यही पूछते रहे कि क्यों रो रहे हो। कौन उनको जवाब देता। और बच्चे अभी भी अपने में मस्त हैं। उन्हें ये पता नहीं कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। चचेरे भाई ने कहा कि देखिए, ये कहीं और मार के और शव को जंगल में फेंका गया है। उसका चचेरा भाई मोनू, उसने पुलिस को बयान दिया कि राहुल का घर हमारे घर के बगल में है। शनिवार करीब रात 8 बजे वो घर से निकला था। हमने 10 बजे के आसपास घर वालों ने बताया कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। हम सभी लोगों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। आसपास के कैमरे भी खुद ही उन लोगों ने चेक किए और फिर ये लगा कि शायद वो राहुल खेत पर गया हो। वहाँ पर गुरु जी का ठीहा है, जो एक समाधि जैसी बनती है। कोई इनके कुल गुरु होंगे, उनकी समाधि बनी हुई है। राहुल अक्सर अपने गुरु जी के ठीहे पर चला जाता था। उसी समय पड़ोसी कृष्णा और ऋषभ सवेरे सवेरे वो ढूंढते फिरते जंगल की तरफ गए, जहाँ उधर से पास होने वाले 2 राहगीरों ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था और कि एक व्यक्ति यहाँ पड़ा हुआ है। ये दोनों जो पड़ोसी हैं कृष्णा और ऋषभ, इन्होंने ही जाकर पहले पहल देखा तो वो राहुल की लाश थी। फिर दोनों ने आकर घर पे बताया कि ऐसे ऐसे राहुल की लाश वहाँ पड़ी है, ऐसा लगता है कि उसे कहीं और मारकर यहाँ पर उसकी लाश को फेंक दिया गया है और उसकी शरीर में गोलियां लगी हैं। पास में काम कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि अगवानपुर खूंटी मार्ग पर आरिफ के ट्यूबवेल से एक कारतूस मिला था। 50 मीटर दूर पर दूसरा कारतूस और थोड़ी और दूरी पर तीसरा और चौथा कारतूस, खोखा कारतूस फायर्ड, जो खोखा उसका बस्ता है, वो बरामद किया गया था। लोगों ने बताया कि सुबह सुबह उससे मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्तियों को उन लोगों ने देखा था। परिजनों ने यह भी बताया कि राहुल दूसरी चप्पल पहन के घर से निकला था और शव के पास दूसरी चप्पल मिली थी, जो उसकी चप्पल नहीं है। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया और उसको अंजाम तक पहुंचाया। आज की घटना देखिए, आज फिर एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करा दी। कराई किससे? हत्या भी कराई तो अपने प्रेमी से। वही पुराना ढर्रा, वही पुराना मोडस ऑपरेंडी, प्रेमी के जरिए पतियों की हत्या। शादीशुदा महिला थी, 3 बच्चों की माँ थी, फिर भी 1.5 साल से प्रेम प्रसंग में थी। अब तो लगभग हर दूसरे दिन एक पति की हत्या हो रही है, वो भी पत्नी के प्रेमी द्वारा की जा रही है, पत्नी द्वारा कराई जा रही है। बहुत ही दुखद है। समाज किस तरफ जा रहा है? हमारी मानसिकता कौन सा रास्ता पकड़ चुकी है कि समझ में नहीं आ रहा है। हर हत्या में जो पत्नी है वो अपने प्रेमी से यही कहती है कि ये बाधा बन रहा है, ये अड़चन डाल रहा है, ये टोका टोकी कर रहा है, इसको शक हो गया है, इसे रास्ते से हटा दो। ये रास्ते से हट जाएगा तो हम दोनों एक साथ रह लेंगे। लगभग इस तरह की सभी हत्याओं में पत्नियों ने यही बात अपने प्रेमी से कही थी कि इसे हटा दो, फिर हम लोग साथ रहेंगे। अब आप ये देखिए कि इसी मेरठ में
नीले ड्रम वाली घटना हुई, जो पूरा जिला और बच्चे बच्चे की जुबान पर है। फिर उसके कुछ ही दिन बाद सांप से कटवा कर अपने पति की हत्या वाली घटना हुई। प्रेमी सांप खरीद कर लाया, गला दबाकर मार दिया, कमर के नीचे सांप को दबा दिया, उसका मुंह उसके हाथ पैर पर चलता रहा। दसियों बार स्नेक बाइट के निशान उस पे थे, हालांकि वो नॉन पॉइजनस स्नेक था। लेकिन पब्लिक ने देखा तो यही कहा कि सांप काटने से इसकी मृत्यु हुई है। वो तो बाद में पुलिस की विवेचना में खुला कि प्रेमी ने पत्नी के कहने पर उस गरीब की हत्या करा दी थी। तो ये दोनों घटनाएं मेरठ की हैं और मेरठ का बच्चा बच्चा इन दोनों घटनाओं को जानता है। बल्कि मेरठ का ही नहीं, आसपास के जिलों के लोग भी इन दोनों घटनाओं के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और उसके परिणाम को भी जिला भी और जिले के आसपास के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनको पता है कि ऐसी घटना के बाद पत्नी और प्रेमी जेल में हैं, अलग अलग जेलों में रखे जाते हैं। महीने में एक दिन 50 लोगों के बीच में थोड़ी सी बात कर सकते हैं या एक दूसरे को देख सकते हैं। इसके अलावा मिलने का कोई प्राविधान नहीं है, सिर्फ बात ही कर सकते हैं और देख सकते हैं, वो भी महीने में एक बार या शायद 15 दिन में एक बार। इस संबंध में पहले की कुछ घटनाओं में जेल अधिकारियों से मेरी बात हुई थी जब मैं जिलों में तैनात था। तो उनके श्रीमुख से या उनकी जानकारी से एक सत्य और पता लगा। वो ये पता लगा कि जब ऐसे प्रकरणों में जिसमें पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी हो और दोनों जेल में लाकर बंद कर दिए गए हों, तो 95% केसेस में अलग अलग बैरकों में रखे गए, महिला जेल और पुरुष जेल में अलग अलग रखे गए ये मृतक की पत्नी और उनके प्रेमी एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते जेल जाने के बाद, और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं जब जेल के अधिकारी या साथ के जो कैदी हैं वो उनसे पूछते हैं। महिला कहती है कि मैं उसकी वजह से जेल में हूँ, उसने मार दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मैं उसकी वजह से जेल में हूँ। और प्रेमी कहता है कि महिला की वजह से मैं जेल में हूँ। और लगभग सब यही कहते हैं कि इस महिला ने मुझे चढ़ाकर मुझसे ये काम करवा दिया जिसकी वजह से मुझे जेल आना पड़ा। कुल लब्बो-लुआब ये कि साथ रहने के लिए की गई हत्या, कि हत्या कर दो तो हम लोग साथ साथ रहेंगे, उद्देश्य यही है हत्या के पीछे। पतियों की हत्या पत्नी और प्रेमी एक साथ रहने के लिए रास्ते से हटाने की बात करके और पतियों की हत्या कर देते हैं। तो एक साथ रहने के लिए की गई हत्या, पर अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। एक दूसरे पर इस दिन के लिए यानी जेल में आने के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। बाकी 99%, अच्छा सिर्फ 1% केसेस ऐसे हैं जिनमें जमानत के बाद या जेल से छूटने के बाद प्रेमी और महिला एक साथ रहते हों। सिर्फ 1% केसेस में। 99% केसेस में जिस प्रयोजन के लिए वो अपराध करते हैं, पकड़े जाने के तुरंत बाद उनका सारा भूत उतर जाता है। बहुत सक्षम हुए अगर ये लोग तो 1-2 साल में जमानत होती है, वरना 5-7 साल तो जेल में ही बीतना तय है। इसलिए तुरंत की थोड़ी सी देर के फायदे के लिए, तुरंत और थोड़ी सी देर के फायदे के लिए पूरी जिंदगी और पूरा परिवार बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो करिए सोच समझ कर करिए, दिमाग से करिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।